Hello students, I am Rafiq Ahmed. I welcome you in this class of real analysis. इससे पिछली क्लासों में हमने ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स प्रूव की थी। हमने प्रूव किया था कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, यानी विवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संघ भी विवृत होता है। दूसरा था इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, मीन्स समृद्ध समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ भी समृद्ध होता है। थर्ड वाज ये जो दोनों थ्योरम्स थी वो तो थी स्वेच्छ संग्रह के लिए। इसके बाद फाइनाइट कलेक्शन के लिए हमने एक थ्योरम प्रूव की थी। फाइनाइट कलेक्शन के लिए जो थ्योरम थी वो ये थी कि विवृत समुच्चयों ओपन सेट्स के फाइनाइट कलेक्शन का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है। इसमें चौथी थ्योरम बनती है यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। यानी समृद्ध समुच्चयों के परिमित संग्रह का संघ भी समृद्ध होता है। तो दो ये यूनियन की थ्योरम्स हैं और दो इंटरसेक्शन की थ्योरम्स हैं। पहली तीन हमने पहले प्रूव कर ली थी, तो आज हम ले रहे हैं ये फोर्थ थ्योरम, यानी यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। थ्योरम का स्टेटमेंट होगा समृद्ध समुच्चयों के परिमित संग्रह का संघ भी समृद्ध होता है। तो यानी परिमित संख्या में कितने भी क्लोज्ड सेट्स हों और उन सब का यूनियन बना ले, संघ ले लें, तो वो संघ भी समृद्ध ही आएगा। प्रूफ पर आएँ। जी बराबर सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ A1 A2 A3 अप टू AK, यानी इस समुच्चय में जी में या इस संग्रह जी में के समुच्चय हैं A1 से लेकर AK तक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेट ऑफ AN वेयर N इज इक्वल टू 1 2 अप टू K। ये सब समृद्ध समुच्चय हैं, तो जी हो जाएगा समृद्ध समुच्चयों का कोई परिमित संग्रह। परिमित इसलिए कि इसमें सेट्स की संख्या इनफाइनाइट नहीं है, सीमित है, के समुच्चय हैं इसमें। और समृद्ध समुच्चयों का संग्रह इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक A1 A2 A3 अप टू AK सभी समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। अब ये सब तो क्लोज्ड हैं, हमें प्रूव करना है कि इनका यूनियन भी क्लोज्ड होगा। तो इनके यूनियन को हमने सेट नया नाम दे दिया A, या नाम ना भी दें तो उसको इसी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, यूनियन ऑफ ऑल AN वेयर N इज इक्वल टू 1 टू K, या डिटेल में लिखें तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AK के समुच्चय हैं। तो ये सबका यूनियन है।
अब इसे क्लोज्ड प्रूव करना है। क्लोज्ड प्रूव करने के हमने अब तक भी 2 तरीके काम में लिए हैं। या तो हम कह देते हैं कि उस सेट का कोई लिमिट पॉइंट मान लें और सिद्ध कर दें कि वो उसका अवयव भी है, यानी लिमिट पॉइंट देन एलिमेंट। और अगर उल्टे तौर पे प्रूव करें तो नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट, यानी अगर कोई इसका अवयव नहीं है तो वो इसका सीमा बिंदु भी नहीं होगा। तो ये सेकंड वाला तरीका यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं। हम मान लें कि कोई रियल नंबर अल्फ़ा ऐसा है जो इस यूनियन वाले सेट में नहीं है। अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग टू दिस यूनियन। अब हम लास्ट में प्रूव करेंगे कि तब अल्फ़ा इस यूनियन वाले सेट का सीमा बिंदु भी नहीं होगा, यानी नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट। तो अल्फ़ा हमने मान लिया कि इसका अवयव नहीं है। अल्फ़ा कोई रियल नंबर तो है लेकिन इस यूनियन का एलिमेंट नहीं है। हम जानते हैं कि यूनियन में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो किसी में भी नहीं होगा। A1, A2, A3, AK इनमें से किसी में भी नहीं होगा, तभी यूनियन में नहीं है। अगर इनमें से कम से कम एक में भी रहा होता अल्फ़ा तो यूनियन में आ जाता। यूनियन में कौन से अवयव होते हैं? जो किसी ना किसी में हो। तो अगर अल्फ़ा यूनियन में नहीं है तो इनमें से किसी में भी नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया, अल्फ़ा डजंट बिलोंग टू यूनियन, देन अल्फ़ा डजंट बिलोंग टू an फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 to up to k, यानी अल्फ़ा इनमें से किसी में भी नहीं होगा। अब ये जो सेट है A1 या A2 या सभी अप टू an, ये सभी सेट क्लोज्ड सेट दे रखे हैं। प्रत्येक अल्फ़ा, प्रत्येक an क्लोज्ड सेट है, प्रत्येक an समृद्ध समुच्चय है। तो अगर अल्फ़ा an का अवयव नहीं है तो अल्फ़ा an का सीमा बिंदु भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड दिया हुआ है। और क्लोज्ड की ये विशेषता होती है कि जो उसका अवयव नहीं होता है वो उसका सीमा बिंदु भी नहीं होता है। तो अल्फ़ा प्रत्येक an का सीमा बिंदु नहीं होगा, हर एक का, यानी अल्फ़ा A1 का भी सीमा बिंदु नहीं है, A2 का भी सीमा बिंदु नहीं है, AK का भी सीमा बिंदु नहीं है। अब हम ले रहे हैं सीमा बिंदु नहीं होने की परिभाषा। अगर अल्फ़ा A1 का अवयव नहीं है और A1 का सीमा बिंदु भी नहीं है, तब क्या होगा? अल्फ़ा का कोई ना कोई प्रतिवेश ऐसा विद्यमान होगा, मान लो अल्फ़ा माइनस डेल्टा 1 टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा 1। डेल्टा 1 उस प्रतिवेश की त्रिज्या होगी, कोई पॉजिटिव नंबर, कि इस प्रतिवेश में A1 का एक भी अवयव नहीं होगा, यानी इस प्रतिवेश और A1 का इंटरसेक्शन रिक्त होगा। क्यों? अगर अल्फ़ा सीमा बिंदु होता A1 का, तब क्या होता? अल्फ़ा लिमिट पॉइंट होता तो उसकी परिभाषा क्या होती कि अल्फ़ा का चाहे कोई सा भी प्रतिवेश बना लें उसमें A1 का कम से कम एक अवयव ज़रूर होता, अदर देन अल्फ़ा। वो अवयव अल्फ़ा नहीं होता, अल्फ़ा के अलावा। अल्फ़ा तो है ही नहीं A1 में। तो अगर सीमा बिंदु नहीं है तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा का कोई ना कोई ऐसा प्रतिवेश ज़रूर बनेगा कि उसमें A1 का एक भी अवयव नहीं है। इसी प्रकार अल्फ़ा A2 का भी सीमा बिंदु नहीं है तो अल्फ़ा का कोई ना कोई प्रतिवेश, मान लो उसकी त्रिज्या आती है डेल्टा 2, ऐसा होगा जो कि उस प्रतिवेश में A2 का कोई अवयव नहीं है, यानी A2 और उस प्रतिवेश में कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड सो ऑन। लास्ट पे पहुँचे तो अल्फ़ा AK का भी सीमा बिंदु नहीं है, तो अल्फ़ा का कोई ना कोई प्रतिवेश ऐसा होगा जिसकी त्रिज्या मान लो डेल्टा K है, कि इस प्रतिवेश में एक भी अवयव समुच्चय AK का नहीं होगा। इस तरह से अल्फ़ा हर एक का सीमा बिंदु नहीं है, तो अल्फ़ा पर सेंटर्ड एक एक प्रतिवेश ऐसा ज़रूर होगा जिसमें इनके कोई एलिमेंट नहीं है। डेल्टा 1 त्रिज्या के प्रतिवेश में A1 का कोई अवयव नहीं है, डेल्टा 2 त्रिज्या के प्रतिवेश में A2 का कोई अवयव नहीं है, डेल्टा K त्रिज्या के प्रतिवेश में AK का कोई अवयव नहीं है। ये बात यहाँ समराइज़ करके कैसे लिखी है? अल्फ़ा प्रत्येक AN का सीमा बिंदु नहीं है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट डेल्टा n ग्रेटर देन 0। ये त्रिज्याएँ हैं, ये K राशियाँ ली हैं, n बराबर 1 से K तक, यानी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 अप टू डेल्टा K। तो ये त्रिज्याएँ ऐसी विद्यमान होंगी कि डेल्टा n त्रिज्या का प्रतिवेश में AN का कोई अवयव नहीं होगा।
और ये स्टेप n के हर मान के लिए लिखा जाएगा। n बराबर 1 के लिए इसको पढ़ें तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा 1 अल्फ़ा प्लस डेल्टा 1 में a1 का कोई अवयव नहीं होगा। n बराबर 2 के लिए पढ़ें तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा 2 अल्फ़ा प्लस डेल्टा 2 में a2 का कोई अवयव नहीं होगा। सिमिलरली लास्ट n बराबर k के लिए पढ़ें तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा k टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा k में a का कोई अवयव नहीं होगा। तो इस तरह से हर सेट के लिए एक एक प्रतिवेश बन गया कि उस प्रतिवेश में उस सेट का एक भी अवयव नहीं है। अब ये जो प्रतिवेश हैं वो अलग अलग त्रिज्याओं के हैं और इन अलग अलग त्रिज्याओं के प्रतिवेश में से सबसे छोटा छांट लें, सबसे छोटा प्रतिवेश, यानी ये जो रेडियस हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 अप टू डेल्टा के, ये सब धनात्मक राशियां हैं, इनकी संख्या परिमित है। तो इनमें जो भी सबसे छोटा हो, मान लो मिनिमम ऑफ दिस सेट, उसको डेल्टा मान लें। तो फिर डेल्टा इनमें से हर एक से कम या बराबर होगा। डेल्टा इज़ लेस देन डेल्टा n फॉर ऑल n। और जब डेल्टा इनमें से हर एक से कम या बराबर होगा तो जो डेल्टा त्रिज्या का प्रतिवेश होगा वो सबसेट हो जाएगा इनमें से हर एक का, यानी अल्फ़ा माइनस डेल्टा n टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा n, इसका सबसेट हो जाएगा डेल्टा, क्योंकि डेल्टा इनमें से मिनिमम रेडियस है। जैसे एक ही केंद्र वाले दो प्रतिवेश हों तो जिसकी त्रिज्या छोटी होती है वो सबसेट होता है। अल्फ़ा यहाँ पर है, अल्फ़ा माइनस, मान लो अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1, ये 1 त्रिज्या का प्रतिवेश। फिर 2 त्रिज्या का प्रतिवेश लेंगे तो वो अल्फ़ा माइनस 2 से अल्फ़ा प्लस 2 तक होगा। तो 1 त्रिज्या का प्रतिवेश 2 त्रिज्या के प्रतिवेश का सबसेट है, यानी जो जिसकी त्रिज्या कम होगी वो सबसेट होगा। तो इन सारी त्रिज्याओं में लीस्ट या मिनिमम रेडियस हमने ले ली, जो भी मिनिमम हो उसको नाम दे दिया डेल्टा। तो डेल्टा इनमें से हर एक से कम या बराबर होगा, इसलिए डेल्टा रेडियस का नेबरहुड इन सब नेबरहुड्स का सबसेट है। अब जैसे डेल्टा 1 रेडियस का नेबरहुड और डेल्टा रेडियस का नेबरहुड, तो इसमें ये सुपर सेट हो जाएगा क्योंकि डेल्टा मिनिमम है। जैसे n बराबर 1 के लिए पढ़ें, इसी स्टेप को n बराबर 1 के लिए पढ़ें तो ये होगा अल्फ़ा माइनस डेल्टा टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा वाला नेबरहुड इज ए सबसेट ऑफ अल्फ़ा माइनस डेल्टा 1 टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा 1 एंड दिस सुपर सेट हैज़ नो एलिमेंट ऑफ a1। ये यहाँ था। अब इस बड़े प्रतिवेश में अगर a1 का एक भी अवयव नहीं है तो इस छोटे में भी नहीं होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि a1 का एक भी अवयव न केवल डेल्टा 1 त्रिज्या के प्रतिवेश में नहीं है बल्कि डेल्टा त्रिज्या के प्रतिवेश में भी नहीं है। इसी तरह से डेल्टा 2 त्रिज्या के प्रतिवेश में a2 का एक भी अवयव नहीं है और ये डेल्टा त्रिज्या का प्रतिवेश भी का सबसेट है ये डेल्टा 2 त्रिज्या का प्रतिवेश का सबसेट है डेल्टा त्रिज्या का प्रतिवेश। तो जब इस बड़े में नहीं है a2 का एक भी अवयव तो छोटे में भी नहीं होगा। अगर हम कहें कि किसी बड़े सेट में a2 का एक भी अवयव नहीं है तो इसका सुपर सेट ले लें, तो उसमें कहाँ से आएगा जब बड़े में ही नहीं है। तो इन सब प्रतिवेशों में अपने अपने सेट्स के एक भी अवयव नहीं है और इन सब में सबसे छोटा है अल्फ़ा माइनस डेल्टा टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस डेल्टा टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा में तो ना a1 का एक भी अवयव होगा, ना a2 का एक भी अवयव होगा, ना a3 का, ना ak का। तो रेडियस का मिनिमम कर लिया और रेडियस का मिनिमम करने पर जो नेबरहुड्स बने उनमें सबसे छोटा नेबरहुड आ गया। अब जब इन सब प्रतिवेशों में a1 का, a2 का, ak का एक भी अवयव नहीं है तो इस सबसे छोटे प्रतिवेश में a1, a2, ak सब में से किसी का भी एक भी अवयव नहीं होगा। ये स्टेप्स यहाँ लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हम थे कि डेल्टा इसका मिनिमम है तो डेल्टा इनमें से हर एक से छोटा या बराबर होगा, तो डेल्टा रेडियस का नेबरहुड हर नेबरहुड का सबसेट होगा। ये जो हमने यहाँ प्रूव कर लिया कि हर नेबरहुड यानी n वां नेबरहुड में an का कोई अवयव नहीं है, n वें नेबरहुड का an के साथ इंटरसेक्शन फाई है और ये n के हर मान के लिए सही है, पॉइंट नंबर 1। और यहाँ आ गया कि डेल्टा रेडियस का नेबरहुड डेल्टा n रेडियस के नेबरहुड का सबसेट है। इन दोनों पॉइंट को मिला के ये निष्कर्ष निकलता है कि डेल्टा रेडियस के नेबरहुड में an का कोई एलिमेंट नहीं होगा और ये बात n के हर मान के लिए वैलिड होगी। जो डेल्टा रेडियस का नेबरहुड है उसमें
an का एक भी अवयव नहीं होगा। यानी इस सेम नेबरहुड में a1 का भी एक भी अवयव नहीं होगा, a2 का भी नहीं होगा, a3 का भी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। और जब इनमें से किसी का भी एक भी अवयव इस नेबरहुड में नहीं है तो इन सब का यूनियन कर लें तो उस यूनियन का भी एक भी अवयव इसमें नहीं आएगा। यानी कि ये डेल्टा का ऐसा नेबरहुड बन गया कि इसका यूनियन वाले सेट से इंटरसेक्शन रिक्त है। और डेल्टा का ऐसा एक भी नेबरहुड बन जाए जिसमें यूनियन वाले सेट का कोई एलिमेंट नहीं है तो इससे प्रूव हो गया कि अल्फ़ा को सेंटर मानकर बनाए गए किसी सेट में या किसी इंटरवल में यूनियन का एक भी अवयव नहीं है तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा इस यूनियन वाले सेट का सीमा बिंदु नहीं है। वो अल्फ़ा जो हमने नॉट एलिमेंट माना था, हमने माना था कि वो अवयव नहीं है, यहाँ पर आ गए हम सीमा बिंदु नहीं है। और यही समृद्ध की परिभाषा होती है कि नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट। तो इससे प्रूव हो गया कि यूनियन वाला सेट क्लोज्ड सेट है। सो यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। समृद्ध समुच्चयों के परिमित संग्रह का संघ भी समृद्ध होता है। तो ये इस सीरीज की 4th थ्योरम हो गई। इसमें क्या प्रूव हुआ है और कैसे प्रूव किया है उसको मैं 2 मिनट में रिवाइज भी कर दूं। हम क्या करेंगे कि नॉट एलिमेंट ले लेंगे, यूनियन का अवयव नहीं है, अवयव नहीं है यूनियन का तो किसी का भी नहीं होगा। अल्फ़ा हर एक an का अवयव नहीं होगा तो अल्फ़ा पर सेंटर्ड एक एक प्रतिवेश ऐसा होगा जिसमें an का कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ तो अलग अलग प्रतिवेश, अलग अलग सेट, इन सब प्रतिवेशों में की जो त्रिज्याएँ हैं उनका मिनिमम ले लें तो मिनिमम त्रिज्या का प्रतिवेश इन सब प्रतिवेशों का सबसेट होगा। ये पॉइंट नंबर 2। तो एक तो ये कि हर एक डेल्टा 1 रेडियस का प्रतिवेश डेल्टा 1 रेडियस के प्रतिवेश में a1 का कोई एलिमेंट नहीं है, डेल्टा 2 रेडियस के प्रतिवेश में a2 का कोई एलिमेंट नहीं है एंड सो ऑन। और ये सारे प्रतिवेशों का सबसेट है अल्फ़ा माइनस डेल्टा टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा। जब किसी भी an का एक भी अवयव इस बड़े प्रतिवेश में नहीं है तो छोटे में भी नहीं होगा। तो हम निष्कर्ष यहाँ पर पहुँचते हैं कि ये जो मिनिमम रेडियस डेल्टा का जो प्रतिवेश है इसमें किसी भी an का कोई अवयव नहीं होगा। और जब किसी भी an का इसमें अवयव नहीं है तो फिर सब an का यूनियन बना लें तो उस यूनियन का भी एक भी अवयव इनमें नहीं आएगा। एंड इसलिए ये समृद्ध है। तो ये तो हो गया कि 4th वाला पार्ट इसका, जैसा कि हम शुरू में समझ रहे थे ये वाली थ्योरम, और इससे पहले की 3 हमने पहले कर ही ली थी। तो ये 4 थ्योरम्स यहाँ पर हो गई। अब इसमें 2 यूनियन की हैं और 2 इंटरसेक्शन की हैं, 2 आर्बिट्रेरी कलेक्शन की है और 2 फाइनाइट कलेक्शन की हैं, 2 ओपन सेट्स की हैं और 2 क्लोज सेट की हैं। अब इस पर ध्यान दें कि जो थ्योरम हमने फाइनाइट कलेक्शन के लिए प्रूव की हैं वो क्यों फाइनाइट कलेक्शन के लिए प्रूव की हैं, आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए प्रूव क्यों नहीं की? क्योंकि वो फाइनाइट कलेक्शन के लिए ही वैलिड है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए सही नहीं है। इनफाइनाइट कलेक्शन अगर होगा तो ये वाले 2 रिजल्ट्स, बाद वाले 2, ये ज़रूरी नहीं है कि सही हों, और ये ज़रूरी नहीं है कि सही हों ये भी हम 2 एग्जाम्पल्स में प्रदर्शित करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात प्रूव करेंगे कि ये जो लास्ट की 2 थ्योरम्स हैं जो कि हमने यहाँ प्रूव कर ली कि फाइनाइट कलेक्शन के लिए वैलिड हैं, ये थ्योरम्स इनफाइनाइट कलेक्शन के लिए वैलिड नहीं हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।